अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 25 जुलाई 2018 को आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये वही तारीख थी जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर रियासती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे हैंडसम शख्स को वजीर आजम बनवाया जिसके क्रेडिट में 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मगर मौसूफ का दावा था वो पाकिस्तान को हर तरह की करप्शन से पाक करके माशी तरक्की की उस सतह तक पहुँचा देंगे कि बैरून मुल्क मुकीम खुशहाल पाकिस्तानी भी वतन वापस लौट आएंगे। 18 अगस्त 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक चेयरमैन पीटीआई को मीडिया समेत तमाम सरकारी इदारों की भरपूर हिमायत हासिल रही, मगर इस दौरान चेयरमैन पीटीआई ने जिस भी फर्द को जिम्मेदारी दी वो नाअहल ही साबित नहीं हुआ, बल्कि मुश्किल दौर में इमरान खान का साथ भी छोड़ गया। पंजाब जैसे बड़े सूबे को उस वसीम अकरम प्लस के हवाले किया गया जो पंजाब का नाअहल तरीन वजीर आला साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई खुद ये एतराफ़ करते हैं कि उनके जनरल बाजवा के साथ इख्तिलाफ की एक वजह वसीम अकरम प्लस ही रहे। वो जिस वसीम अकरम प्लस के लिए स्टैंड लेते रहे, उस वसीम अकरम प्लस ने इमरान खान को छोड़ने में कतई देर नहीं लगाई। जहांगीर तरीन और उन जैसे ऐसे साथियों को इमरान खान ने अपने से अलग कर लिया जिन्होंने इमरान खान को इस सियासी मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। मईशत जैसे इंतहाई पेचीदा और हसास शोबे के लिए चेयरमैन पीटीआई असद उमर पर इन्हिसार करते रहे, जिससे 2019 में ही माशी बहरान पैदा हो गया। दिन रात अपोजिशन लीडर्स को करप्ट साबित करने वाले शहजाद अकबर आज लंदन में बैठकर नवाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के हक में सहाफियों को धमकाने वाले फवाद चौधरी आज उनके मुखालिफ कैंप में शामिल हो चुके हैं। परवेज खटक ने अपनी अलग जमात बना डाली। चेयरमैन पीटीआई अगर सियासतदानों की शिनाख्त करने में नाकाम रहे तो ब्यूरोक्रेट्स की परख में भी नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आजम खान है। कई साल तक जेल में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स फवाद हसन फवाद और हाचीमा नून लीग के खिलाफ कुछ ना बोले, मगर आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के कारनामे आश्कार करना शुरू कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के दौर में एक किरदार उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी का भी था। फराह गोगी पर पंजाब में पुलिस और जिले इंतजामिया की पोस्टिंग्स पर रिश्वतें लेने समेत बहुत से इल्जामात हैं। हाल ही में एंटी करप्शन पंजाब ने महकमा एक्साइज में करप्शन की रकम इकट्ठी करके फराह गोगी तक पहुंचने के शवाहिद हासिल किए हैं। फराह गोगी और उनके जरिए पोस्टिंग लेने वाले 5 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। नैब की तहकीकात में फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हो चुका है। 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए। इन बैंक अकाउंट्स में साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि फराह गोगी बुशरा बीबी और साबिक वजीर आजम के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने जा रही हैं। जराए के मुताबिक फराह गोगी 1 माह से पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ राबते में हैं, अहम मालूमात भी शेयर कर चुकी हैं। फराह गोगी साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद वोट के साथ ही पाकिस्तान छोड़कर फरार होने वाली पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, क्योंकि ये कयास आराइयां पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ डीलिंग और हुकूमती मामला चलाने में बराह रास्त किरदार के बारे में तफ्तीश की जाएगी। क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या मामलात आसान रहेंगे? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इसार राना, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे, वसीम अकरम प्लस का दौर, फराह गोगी के वादा मुआफ गवाह बनने का इम्कान, क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए इस केस से बचना आसान होगा? इफ्तिखार साहब, पंजाब के हालात, अब तक जो बातें, जिस तरह की गुफ्तगू आती रही, बल्कि उस दौर के दौरान भी आती रही है, आसानी मामला होगा? कुछ नहीं होगा, बातें ही हैं, ऐसी फिगर्स दे दिए जाते हैं मीडिया के अंदर, कोई मसला नहीं बनेगा, आसानी या कोई मुश्किल होगी? जो अगर वो बन भी जाती है वादा माफ गवाह तो वो पैसे को किधर गए, माफ़ कर दिए जाएंगे। मसला तो ये है आप लोगों का कि आप लोगों को वादा माफ गवाह चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा 117 4.5 अरब रुपये एक ले गया है, 117 बैंक अकाउंट हैं, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएँ, पैसे मेरे वाले किए जाएँ, फिर भला वादा माफ गवाह बने या ना बने, उसका ज़ाती फेल है। लेकिन पैसा तो मेरा लूट के गया ना, आप मुझे ये बता रही हैं ना। तो अगर अदारे ये बता रहे हैं और अगर उसके साबिक कप्तान के मुखालिफ ये केस तैयार कर रहे हैं तो मुझे तो पैसों से इंटरेस्ट है, मेरे पैसे मुझे वापस किए जाएं। मुझे इससे कोई तल्लुक़ नहीं है कि वादा माफ गवाह बनने में क्या फ़ायदा किसको पहुँचता है और क्या नुकसान किसको पहुँचता है। उसका तो जुर्म यही है ना, वो पैसे लूट के गई है बकौल आप लोगों के इस इंट्रो के,
अगर वो पैसे लूट के गई है, पैसे लूट के वो पंजाब से गई है, नहीं है, तो ये जो फिगर्स एक्साइज दे रहा है, एंटी करप्शन वाले दे रहे हैं, नैब जो बता रहे हैं, वही फिगर्स। आपने अपने इंट्रो में मदद ली है इन महकमों की। मैं इन महकमों से कहता हूँ मुझे इससे कोई तल्लक नहीं है, मुझे तल्लक है उन पैसों से जो लूटे गए पंजाब से। क्यों लूटे गए? तो मैं आपसे सवाल कह रही हूँ, हमने माजी में भी नंबर सुने ना, पैसे तो नहीं कभी खजाने में आए। मैं तो ये मुतालबा कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन हु इज डिमांडिंग कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि वादा माफ गुआ कौन है। मुझे इस बात से लेना देना है, मेरा पैसा वापस करो। नहीं, मगर चेयरमैन पीटीआई ये कहते रहे कि जो कमाई की या जो पैसे उनके पास है वो प्रॉपर्टी उनके दौर में बहुत गई, वो जस्टिफाई करते हैं। फिर इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि फिर इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन इल्जाम ही गलत लगा रही है। मैं प्रोसिक्यूशन के मैं चेयरमैन पीटीआई की बयान की बात कर रही हूँ, जब वो खुद बैठते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, तो लूटने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी मेरे शायद है, मैं समझा नहीं पा रहा, मैं लूटने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, मैं पैसा चाहता हूँ, पैसा। मुझे कोई तल्लक नहीं, वादा माफ हुआ, वादा माफ हुआ, मिलती ही नहीं है तो भाई सजा की बात ही नहीं है। जब वो वादा माफ गुआ बन रहा है, जब वो राब्ते में है, एजेंसियों के साथ बात हो रही है, एजेंसियां जानती हैं वो लूट के गया, पैसे मुझे चाहिए बस। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड द मनी, जो पंजाब के लोगों का पैसा उसको वापस किया जाए, फिर वो वादा माफ बने या ना बने उसकी मर्जी है। ठीक है, हसन निसार साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये जो गुफ्तगू हो रही है, कुछ नाम जैसे हमने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाम सुना, फराह गोगी का सुना, फिर एक नेक्सस बनता है जो कि रिपोर्ट होता रहा है। आपके ख्याल में किसने पंजाब की बहती गंगा में सबसे ज़्यादा हाथ धोए? और अभी अगर इसकी बात की जा रही है कि फराह गोगी जो है वादा माफ गवाह बन सकती हैं, इम्कान है, तो मामला आसान ही रहेगा जैसे माजी के मामला रहे, ये कोई मुश्किल हो सकती है चेयरमैन पीटीआर उनकी अहलिया के लिए? अभी पहले मुझे ये बताएं कि सारे दोस्त मुझे 10-10 सेकंड्स देंगे, फिर मैं बात का जवाब दूंगा। 10 इनसे ले सर, मैं दे दूंगा। 11 सेकंड ले लें। क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करता। अच्छा ओके भाई, मैं अपना सारा वक्त अच्छा सुनो, पहले जी कहिए। अच्छा चले, हो गई बात, अब आगे चलें। आपने कहा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा, जिसने पंजाब पे सबसे ज़्यादा हुकूमत की उसने सबसे ज़्यादा पंजाब को खाया, पहली बात। दूसरी, जब मैंने सुबह ये खबर पढ़ी अखबारों में तो मुझे यूं लगा खुदा की कसम मैं उमर ख़याम की रुबाई पढ़ रहा हूँ, वर्ड्सवर्थ की कोई नज़्म पढ़ रहा हूँ। अब आपसे सुना तो यूं लगा नैयरा नूर मरहुमा का कोई खूबसूरत गीत सुन रहा हूँ। इमरान खान का इस केस से बचना न बचना वो सानवी बात है। इस बात का मज़ा लें कि जिन पे तकिया था, बल्कि गाँव तकिया था, वही पत्ते हवा, आजम खान से लेके वादम। अच्छा वाह वाह अच्छा वाह वाह। आगे एक शेर सुनो। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आपने एक इशारा बड़ा खूबसूरत दिया है। क्या बात। जहांगीर खान तरीन से लेके अब्दुल अलीम खान तक और सरवर चौधरी सरवर से लेके वो जो थे चंद, नदीम अफजल चंद, उनको लेट डाउन करने के नतीजे में इसे कहते हैं मकाफात अमल, अंग्रेजी में कहते हैं नेमेसिस। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आई एम एंजॉइंग दिस। फॉर मी दिस इज म्यूजिक, फॉर मी दिस इज पोइट्री। अब चलो, जिसके लिए मैंने फालतू थोड़ा चंद सेकंड मांगे, मेरे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, वो सेक्टर कमांडर भी रहे, फ्रंटियर में भी, लाहौर में भी। रिटायरमेंट के बाद वो हो गए डीजी एंटी करप्शन या डीजी FIA, वो मुझे याद नहीं। इमरान के इक़्तिदार से पहले ब्रिगेडियर साहब ने किताब लिखी और मेरे पास तशरीफ़ लाए कि हसन भाई इसका आप दिबाचा लिख दो। तो मैंने कहा अच्छा मुझे 5-7 दिन दो, मैं इतना माहिर नहीं हूँ अपने बहुत से लोगों की तरह, बगैर पढ़े मैं नहीं लिख सकता, तो मुझे टाइम दें। हो गया, दिबाचा लिख दिया। पर्ल कॉन्टिनेंटल में उसकी लॉन्चिंग हुई किताब की। इमरान लास्ट स्पीकर था, आई वॉज द सेकेंड लास्ट स्पीकर। ये है इमरान का अलमिया, उसकी ट्रेजेडी, एक्लीज हील कहते हैं इसे अंग्रेजी में। वो क्या, मैंने तकरीर की जो कुछ PTI में चल रहा था, तो मैंने कहा कि इमरान का बहुत बड़ा अलमिया है कि मर्दम शनासी इसके नज़दीक से नहीं गुजरी। देखो ब्रिगेडियर साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दी, और बेशुमार लोग थे, PC का हॉल भरा हुआ था। खैर, मैं चूँकि सेकंड लास्ट स्पीकर था, इमरान आया तो उसने कहा कि एक बड़ा स्मार्ट जवाब था उसका, जो मैं आज जवाब दे रहा हूँ।
चूँकि मैं लास्ट स्पीकर नहीं था। उसने कहा कि हसन निसार कह रहा है कि मुझे मर्दम शनासी नहीं का मुझे नहीं है, मेरी कमज़ोरी है और मैं नहीं जानता, तो इससे पूछें कि इसको कौन लेके आया था। अब मैं चूँकि लास्ट स्पीकर नहीं था, वरना मैं उसी वक्त बताता जो बाद में मैंने ब्रिगेडियर असलम गुमन को बताया कि साथ ये भी तो कहो कि लेके आए मुझे और मैं छोड़ गया एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, एज मीडिया एडवाइजर इन लेस देन 2 years। ये बात आज मुकम्मल हुई। उस वक्त के बाद छोड़ने के बाद आप में से बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मुझे इफ्तिखार दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे, इनका इशार का मुझे पता है, अबसार साहब का मुझे नहीं पता कि ये अखबारें कितनी पढ़ते हैं। मैंने जो किया पीटीआई के साथ, खबरें गवाह है, 1 2 100 200 500 कॉलम नहीं, जान नहीं छोड़ी। हालांकि वो लोग अच्छे थे, हाजी एफ नाज़म, अवैस गनी जो बाद में गई गवर्नर भी रहा, फारूक जो कत्ल हो गया, डॉक्टर फारूक, ये मुशाहिद का भाई मुवाहिद, दे वर गुड पीपल, बट आई डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट। मैंने कहा आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ये गंदा गलीज काम है, सो आई स्टेप्ड आउट। बरा मर्दम शनासी और प्लीज वसीम अकरम को बदनाम ना करें, मुझे कैरेक्टर से कोई दिलचस्पी नहीं, उसको उस्मान बुज़दार, उस्मान कुमार कहा करो, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस, ठीक है, उस्मान कुमार, ठीक है। हसन साहब शहजादा था करप्शन। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं, हसन साहब आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि पैसा तो उसे लेना चाहिए, खा वो वादा माफ गुआ बने या ना बने? नहीं, उसका बहुत बराह रास्त ताल्लुक है। रिकवरी अगर हो सकती है तो इसी तरह के वादा माफ गवाह होंगे तो रिकवरी होगी ना, वरना तो देखे टीटियां कहां गई, और टीटियां सैलाब में रुड़ गई। हाँ हाँ, ये प्यारा पाकिस्तान, वादा माफ नहीं मिल सके ना, वादा माफ मिल रहे। आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू को लेकर। अब बड़ा उससे बात हो गई है मर्दम शनासी और मिजाज की बात पहले भी प्रोग्राम में हुई कि मिजाज आपके लिए और आपके रास्ते तय करता है। ये फरमाइएगा कि क्या उनके वादा माफ गवाह बनने से ये खुद बच जाएंगी, बनना चाह रही हैं? क्या रिकवरी हो पाएगी? जो इफ्तिखार साहब का सवाल है कि भले का फायदा और नुकसान और रिकवरी होनी चाहिए, क्या आप क्या देख रहे हैं? आपके सवालों का जवाब तो दोनों मेरे सीनियर कोलीग्स ने दे ही दिया है, लेकिन हसन निसार साहब की गुफ्तगू सुनते हुए मुझे लग रहा था कि मैं शेक्सपियर का जूलियस सीज़र ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। इतनी ट्रेजेडी जूलियस सीज़र के साथ कि ब्रूटस ने भी खंजर मार दिया आखिर में जाके, और उसने मुँह उठा के कहा यू ट्रू ब्रूटस। लेकिन शायद जूलियस सीज़र जिस वक्त क्लियोपेट्रा के साथ इजिप्शियन बीचेस पे वक्त ज़िंदगी इंजॉय कर रहा था, उस वक्त उसको शायद याद नहीं था कि डिक्टेटर बनना, और ज़ाहिर है जूलियस सीज़र पहला डिक्टेटर था जिसको सेनेट ने वहाँ की ने डिक्टेटर बनाया, और उसकी बात जो होती थी वो हरफ आखिर होती थी। हमने तो यही देखा पिछले 4.5 साल कि इमरान खान की जो बात होती थी वो हरफ आखिर होती थी। वो कहता था मैं जाके ये कर दूंगा, मैं जाके वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, 1 पेज पे हैं हम और कोई हमारे दरमियान फ़र्क नहीं है और फलाना आइटम का ना, और मसीहा हमने उसे समझा। लेकिन अगर उस पर मर्दम शनासी नहीं थी जो हसन निसार साहब को आज से 20-25 साल पहले नज़र आ गई, और उन्होंने कह दिया, मैं पूछता हूँ उन फ़िलासफ़र जनरल्स और उन नावलिस्ट जजेस से और उन पैगम्बराना मीडिया टाइकून से कि उन्हें मर्दम शनासी नहीं नजर आई। एक शख्स जो मर्दम शनास नहीं, आप उसको 25 करोड़ का मुल्क उठा के दे देते हैं। किसी के बाप के जहेज़ में आया था ये मुल्क? मेरा तो सवाल ये है, अब छोड़े इनको कि वादा माफ बनता नहीं बनता, पैसे वापस आते नहीं आते। मेरा तो सवाल ये है, आज भी उन रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन से जो मातम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बाहर लाठी के बगैर वो निकल नहीं सकते, लेकिन वो ये उन्हें पता नहीं कि इस मुल्क के 60% नौजवान हैं नौकरियों की तलाश पे फिर रहे हैं। किधर है 1 करोड़ नौकरी? मैं तो परफॉर्मेंस की बात करूंगा। मुझसे ये करप्शन की अगर मैं तो करप्शन की बात ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता, क्योंकि पता है कि हम करप्ट हैं। और जो हसन निसार साहब ने एक दिन डीएनए की बात की थी, मैं उसके बाद तो करप्शन का इशू समझते नहीं इस मुल्क में है। आप आज सर्वे करवा लें पाकिस्तान में और देख लें करप्शन का इशू किस नंबर पे है, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, ये किस नंबर पे है। सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है मीडिया ने, करप्शन करके। छोड़ दे करप्शन को, सिर्फ ये बताएं क्या था इमरान खान में जो उसको लेके आए, और लाने वालों ने क्या देखा उसमें मर्दम शनासी? इसका जवाब दें। क्या 25 करोड़ का वो अपनी एक गाड़ी जो है
जो हमारे टैक्स के पैसे आते हैं वो तो एक अनजान ड्राइवर को देते नहीं हैं। मुल्क उठा के दे दिया, हमने तजर्बा करना है क्योंकि हमारे घर वाले कहते हैं ये बड़ा हैंडसम लगता है। कोई शर्म आनी चाहिए, कोई आईना देखें, कोई हया करें कि लेके आ गए हैं और बात कर रहे हैं कि जी वो पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। 4.5 साल देखें, एक बात हमने तय कर ली पिछले 13 साल में, कंसेंसस है इस मुल्क में, मीडिया का भी और जर्नलों का भी और जजेस का भी, कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, JUI ये करप्ट हैं। डन डस्टेड। हम तो मसीहा लेके आ रहे थे जो कहते थे मैं मुख्तलिफ हूं, मैं तब्दीली ला के दिखाऊं। किधर है तब्दीली? 10 साल KP में, 4.5 साल पाकिस्तान में, देखी नहीं पिछले 1 साल में तब्दीली। सर आप बता दें मुझे कि मुआशरे में मुझे बताएं, मुआशरे में मईशत में $3 अरब दे दिया आपने अपने दोस्तों को, टेक्सटाइल मिल ओनर्स को और दूसरे फ्रॉडियों को, शुगर मिल वालों को, और आपने मसनूई तौर पे प्रॉपर्टी की कीमतें इन्फ्लेट करके रियल एस्टेट को इंसेंटिव दे के सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेट कर ली वहां पे। और आपने किया क्या इस मुल्क में? इसके अलावा मुझे बताएं वो $3 अरब किधर हैं? उसका तो कोई नहीं पूछता। देखिए सवाल तो वहां आता है, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इनकी जेबों से अरबों नहीं निकलेगा तो फिर तो मजीद अरबों जाएगा आवाम के, आवाम के टैक्स के मजीद अरबों जाएंगे। परफॉर्मेंस आयशा बख्श साहिबा, नहीं आयशा बख्श साहिबा, परफॉर्मेंस पूछें, पहले परफॉर्मेंस पूछें, पहले बताएं इतने पैसे दिए तुम्हें, इतना तुमने इख्तिदार में रहे डिलीवर क्या किया, फिर मैं हिसाब लूंगा, फिर मैं ऑडिट करवाऊंगा बाद में। पहले मुझे बताएं परफॉर्मेंस क्या है, क्या परफॉर्मेंस है इस मसीहा की जिसको लेके आए और जो लेके आए हैं उनका कोई नहीं हिसाब करता, उनसे कोई नहीं पूछता किधर थी मर्दम शनासी तुम लोग, किसको लाके बिठा दिया था सर पे हमारे। आप खुद रोते हैं, परफॉर्मेंस पे भी किसी दिन कंपैरिजन करते हैं और बात करते हैं। इसार साहब, सितंबर 2021 तक की रिपोर्ट है, 3 साल बनते हैं PTI गवर्नमेंट के। 3 साल में पंजाब के 7 IGs, 5 चीफ सेक्रेटरीज बदले गए। माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं, इस तेजी से इतने बड़े ओहदों पर तब्दीलियां होती हैं और आप तो खुद यहाँ पे ग्राउंड पे चीज़ों को विटनेस करते रहे हैं और फिर इसके बाद ये निचले लेवल तक यही मामला और काम रहे। क्या इनके वादा माफ गवाह बनने से कोई मसाइल होंगे या वही एक और मीडिया कंजम्पशन को स्टोरी है जैसे हमने माजी में भी देखी, ना कोई रिकवरी होगी ना किसी को सजा होगी, ये फिर अवेलेबल रहेंगे अपनी सर्विसेज के लिए हर तरफ? वो शेर है कि धूप निकली तो मेरे जिस्म से साया निकला, हाय किस वक्त में अपना भी पराया निकला। तो ये तो कोई आज की तो बात है नहीं। हमारे मुतवक्का वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी एफिडेविट लिखा था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि मैं उनके बिहाफ पे मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं और अदालत में जमा करवाया था। तो कोई नई बात तो है नहीं कि मुश्किल वक्त के अंदर जो साथ आपके लोग होते हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं। इसहाक डार से जैसा आदमी जो उनका कुड़म भी है, अगर वो कर सकता है तो बुशरा बीबी, ये जो फ़र्क होगी, ये कौन सा कोई उनकी फुप्पी की पुत्र है। दूसरी बात ये है कि मैं जो है इस बात से बिल्कुल 100% इफ्तिखार भाई के मुत्तफिक हूँ कि ये कौन सा मजाक कौम के साथ आप कर रहे हैं कि सिर्फ आपने कासिम के अबू को रगड़ा लगाना है। तो जो चोर जिन्होंने मुल्क को लूटा वो झुके बन गए हैं जी, वो क्या कहते हैं वादा माफ गवाह, लिहाजा उनकी गवाही बड़ी मौदवीर हो गई है क्योंकि इसे रगड़ा लगाना है। ओ भाई मेरा हक है थे रख, जो पैसे इस मुल्क के लूटे गए मुझे तो वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फर्क होगी जेल में, मुझे नहीं चाहिए कासिम के अबू के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगता है, मुझे तो ये चाहिए कि जो मेरे पैसे तुम लेके गए वो मुझे वापस करो। और ये बात कि इमरान खान के को जिन्होंने लेके आए उसको क्या नजर आया था इमरान खान तो हमारा माजी बताते हैं कि पैसे आ जाते हैं वापस। मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि वो जो अफसार भाई की बात है कि क्या नजर आया था इमरान खान को जो उसको लेके आए, तो मैं पूछता हूं कि क्या नजर आया था नवाज शरीफ में जो 3 दफा उसको लेके आए और चौथी दफा लाने की तैयारी हो रही है। क्या ढिंग ढिंग कर ली उसने इस मुल्क के अंदर? क्या उसने इस मुल्क के अंदर जो है अब वो ऊपर से बरसा दिए नोट डॉलर और दरियाओं में से पैसे निकलने शुरू हो गए? क्या किया उसने? उसने भी तो यही किया जो किया। 4 साल परफॉर्मेंस नहीं है हमारे किसी वज़ीर आज़म की। 4 साल का रगड़ा किसी एक को लगाना बिल्कुल लगाएं, लेकिन साथ साथ 35 साल का हिसाब भी याद रखें। ये जरूरी नहीं है कि एक बंदे क्योंकि वो इस टाइम नीचे लग गया है, ठीक है, हालात के जबर का शिकार हो गया, लिहाजा तड़ रगड़े थे रगड़ा, तड़ रगड़े थे रगड़ा, और बाकियों को आप माफ कर दें। तो फिर माजी 4 साल से ना शुरू करें, माजी वहां से शुरू करें जब आपने जनरल्स को कोठियां बना के दी, 12 साल से करें, वहां से शुरू करें जहां जनरल्स को कोठियां बना के दी आपने और फिर वजारतें ली और जहां पे डिक्टेटरों को आपने रूहानी बाप कहा और उसके बाद वहां पे आप आगे बढ़े। मतलब ये है कि हम जब बात करें कि आज कुछ गलत हो रहा है तो माजी को सामने ना देना, माजी की मिसाल बात करने, आज देख लें, आज
जाना है, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन गुफ्तगू यहाँ पहुँच रही है कि ये सब तो इसी तरीके से चलना है, कोई हल नजर नहीं आता है। जब बात की जाए हाल की तो मुस्तकबिल देखते हुए हाल में फैसले करने की बजाय हम माजी को देखना शुरू करते हैं कि ये तो होता था इसलिए आज भी हो रहा है तो सब ठीक ही है। शायद कि आने वाले दिन हमें कोई अकल समझ और शऊर दे जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। एक नई कानून साजी की सोची जा रही है। निगरान वजीर आजम जिसका अता पता नहीं है उसको इख्तियारात देने की भरपूर तैयारी है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली की तहलील में 18 दिन रह गए हैं। ऐसे में जो मौजू इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है वो यही है कि कौन होगा निगरान वजीर आजम। अभी निगरान वजीर आजम पर दूर दूर तक कोई इत्तेफाक होता नजर नहीं आ रहा, मगर निगरान वजीर आजम बनाने से पहले ही उसके इख्तियारात बढ़ाने की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के हवाले से इलेक्शन एक्ट 230 के पहले हिस्से में वजाहत की गई है। इस सेक्शन के मुताबिक निगरान हुकूमत महज रोजमर्रा के जरूरी हुकूमती मामलात ही देखेगी। आम इंतखाबात यकीनी बनाने में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत भी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि खुद को गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िया सरगर्मियों तक महदूद रखते हुए वही इक़दामात करेगी जिन्हें नई मुंतखब हुकूमत चाहे तो ख़त्म कर सके। इलेक्शन एक्ट वाज़ेह पाबंदी लगाता है कि निगरान हुकूमत कोई बड़ा पॉलिसी फैसला लेगी, ना ही इसे कोई बड़ा मुआहदा करने का इख्तियार है। तरक्कियों और तयनातियों का इख्तियार भी महदूद है। किसी भी सरकारी ऑफिसर का तबादला करने के लिए इलेक्शन कमीशन की इजाज़त लाजिम है। अब हुकूमती वज़रा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इशारे दे रहे हैं। ज़राए वज़ारत क़ानून ने भी तस्दीक की है कि सेक्शन 230 की शिक 1A और C के अलावा शिक 2A, B और C में तरमीम ज़ेर गौर है। मुजव्वज़ा तरामीम के बाद आने वाली निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। बज़ाहिर इन तरामीम का मकसद निगरान सेटअप को अहम माशी फैसलों के लिए बाइख्तियार बनाना है। कानून में निगरान हुकूमत की इस्तिलाह विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों के लिए इस्तेमाल हुई है। एक्ट में तरमीम हुई तो सूबाई निगरान हुकूमतों के इख्तियारात भी बढ़ जाएंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ क्या निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात हासिल होने चाहिए? इफ्तिखार साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगी। सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और आज कुछ डेमोक्रेट पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से एतराज़ भी किए गए। रज़ा रब्बानी शामिल हैं, सेनेटर कामरान मुर्सा हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं, जिन्होंने भरपूर इसके ऊपर एतराज़ भी किया है, अपने पॉइंट्स भी रखे हैं। ये क्यों हुकूमत के जहन में ख्याल आया है कि उनको ऐसे इख्तियारात निगरान हुकूमत को देने चाहिए? असल में बात यह है कि जो ये एक्ट है 2017 का, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक्ट बना था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ बुनियादी फैसले किए गए थे निगरान हुकूमत के बारे में, इसकी कॉन्टीन्यूटी थी। अब एक नया मसला खड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, वो है IMF के साथ मुआहदा और उसकी हैसियत। उसकी आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। मसलन 230A में लिखा हुआ है, परफॉर्म इट्स फंक्शन टू अटेंड टू डे मैटर्स विच आर नेसेसरी टू रन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे तरमीम क्या आ रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म इट्स फंक्शन टू अटेंड द डे मैटर, यहाँ पे आ रहा है डे एंड अर्जेंट मैटर। सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा किया जा रहा है, एज एंड अर्जेंट मैटर। बज़ाहिर लगता है कि मामूली सी बात है, लेकिन बड़ी बेसिक बात है। आगे जो तरमीम की जा रही है, इसमें यह था कि जो C में लिखा हुआ था कि ऐसे फैसले जो होंगे एंड दे विल बी रिवर्सेबल बाय द फ्यूचर गवर्नमेंट, इसको भी वो कहते हैं कि ये ना हो, राइट। आगे जो तरमीम कर रहे हैं वो है 2A में, टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन एक्सेप्ट ऑन अर्जेंट मैटर्स। अब ये कह रहे हैं कि चूँकि IMF का इशू आ गया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बैन अवी वायदों को जारी रखने के लिए हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अब ये जो ममानियत की गई थी कि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वगैरह की, ये F में है तरमीम, जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए उसमें है कि ट्रांसफ़र पब्लिक ऑफिशियल्स अनलेस इट इज़ कंसिडर्ड एक्सपीडिएंट एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। वो कहते हैं कि इसमें हम ये तरमीम कर रहे हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो उसके बाद इसका इतलाक़ होगा, नॉट केयरटेकर सेटअप के बाद। केयरटेकर सेटअप के बाद इलेक्शन शेड्यूल के दरमियान 7-8 दिन का कोई फ़र्क है, राइट। वो अमेंडमेंट करने की बुनियाद ये बना रहे हैं। और जो आपने तस्करा किया 3 अफराद का
एक के अलावा बाकी दो के साथ तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई वो जमहूरियत के हामी हैं, वो जमहूरियत के लिए लड़ते रहे हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आइन के बारे में कंट्रीब्यूशन है, आइन के अंदर 18वीं तरमीम के बारे में कंट्रीब्यूशन है। और ये अफसोसनाक बात कर रहे हैं, 18 दिन पहले इस किस्म की चीज़ें ला के अपनी साख खराब कर रहे हैं, और IMF की प्रोटेक्शन में। ठीक नहीं, मगर हसन साहब 60 या 90 दिन कोई भी ऐसा मामला हो, ये पहले से पता हो कि निगरान वजीर आजम फलां आ रहा है, इतने दिन बाद इलेक्शन होगा, तो उतने दिन का होमवर्क करके चले जाएं। ये क्यों एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो आने वाले वक्त में सबके लिए एक मसला का बायस बन जाए? ये नहीं इससे तासुर मिलता कि इनको इल्म ही नहीं है कि कितने दिन निगरान हुकूमत होगी, कब इलेक्शन होगा, कुछ भी नहीं पता, और इस दौरान अपनी साख मजीद खराब कर जाएगी ये हुकूमत। पहली बात तो ये है कि हाँ नहीं, इफ्तिखार साहब ने कहा है कि अपनी साख खराब कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इनकी कोई साख है जो ख़राब हो सकती है। साख ख़राब होने के लिए तो साख का होना ज़रूरी है। साख तो टके टोकरी है, ये अता तारड़ का कि वो आओ वहाँ बंदा ही कोई नहीं होता, ये वो सारा। अच्छा, पहली बात ये है कि ये पता नहीं अब्सार साहब ने बात की थी कि ये निगरान हुकूमत वगैरह, ये कॉन्सेप्ट ही नॉनसेंसिकल किस्म का है। ये बुनियादी तौर पे ये निगरान हुकूमत होती है एक्स्ट्रास की, मेहमान अदाकार या चंद रोज़ चमड़े के सिक्के चलाने वाले निज़ाम सक्के। ये कोई मुहावरा नहीं है, वाकई हुमायूं को उसने जान उसकी बचाई थी, एक सक्के ने डूबते हुए उसको बचाया था। तो एनीवे, तो इन्हें मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात तो कौम की दुम में नमदा कसने वाली बात है। और सच्ची बात है, मेरा बस चले तो मैं तो इस मुल्क की मुंतखब हुकूमतों के भी पर काट के रखूँ कि ये वारदात डाल के कहीं और जाके बैठ जाएंगे। मैं इनके भी पर काट के रखूं, मुंतखब हुकूमतों के भी। ये तो वैसे ही एक्स्ट्राज हैं, गेस्ट आर्टिस्ट नहीं होता बीच में फिल्म में अभी 1-2 सीन के लिए बस। इनको कैसे मुंतखब वजह क्या है? मुश्किल फैसले ये ना कर सके, वो निगरान हुकूमत इख्तियार दे दें और खुद बच जाए। नहीं, मैं तो सादा कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूं ना जी। सही नहीं, देखिए मैं बात करते हैं जो गेस्ट आर्टिस्ट होते हैं बड़े पॉपुलर होते हैं, पाकीज़ा और बाकिरदार तवाइफ। ओ भाई, मुंतखब हुकूमत और निगरान हुकूमत एक जैसे इख्तियारात, फिर क्या मानी उसका? इस मुल्क में है कुछ नहीं बेसिक। बिल्कुल सही है, खोखला काम है, जो मर्जी कर लो, यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, इवन हाफ ऑफ द कंट्री यू कैन गेट अवे विद इट। चलें जी, एक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्सार साहब और आपका ओपिनियन आपके सामने रहेगा। इस ब्रेक स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब्सार साहब, निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस हुकूमत को? जाने से पहले 60 दिन 90 दिन का होमवर्क करके चले जाएं, या कुछ ऐसे फैसले हैं जो ये लेते हुए डर रहे हैं, या ये फैसला इस हुकूमत का अपना है ही नहीं, किसी और की ख्वाहिश पर करने की कोशिश है? देखिए, पाकिस्तान में तो वही होता है जो पीएमएन भाए, तो इसलिए मुझे एक्चुअली इसके बारे में ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ये क्यों हो रहा है। मुझे तो ख़ुद अजीब लग रहा है कि जाने से कुछ दिन पहले वो इख्तियारात बढ़ाना चाह रहे हैं, और अगर इसलिए बढ़ाना चाह रहे थे कि जो इसहाक डार का नाम जैसे चल रहा था प्राइम मिनिस्टर के लिए, फिर तो इट मेक सेंस कि वो कंटिन्यूएशन चाहते हैं उन पॉलिसीज़ की, ख़ास तौर पे इकनॉमिक पॉलिसीज़ की, IMF के साथ, जिसका फ़ायदा भी उठाना चाहते होंगे इलेक्शन में। लेकिन बात वही है जो इफ्तिखार साहब ने भी कही और शायद हसन निसार साहब ने भी कही है कि एक दफ़ा अगर आपने ये तरमीम कर दी तो इसका फिर आगे यूज़ कैसे होगा। जैसे और बहुत सारी अमेंडमेंट्स आइन में या कानून में कर दी जाती हैं, उसके मकासद शायद इमीडिएट होते हों, लेकिन उसके बाद वो किस तरह इस्तेमाल होती है, तो ये इस वजह से ये लोगों में इस बारे में सवालात हैं। वो कैसे हुकूमत देती है, उसका जवाब ये तो हुकूमत ही बता पाएगी, और हुकूमत से पूछा भी जाना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार हम माजी की बात ज़रूर करते हैं, इकानमी की और परफॉर्मेंस की। देखिए, मैं आपको 2 सिर्फ कोट्स दूंगा छोटे से। 2017 में प्राइस वाटर कूपर हाउस उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान 2030 तक G20 ममालिक में आ जाएगा, जो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक हो जाएगा। दूसरी जो प्रेडिक्शन थी वो मॉर्गन स्टैनले की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट से उठा के
इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूड कर दिया था। इमर्जिंग मार्केट्स वो होती हैं जिनकी तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है और जिनके बारे में ज़ाहिर है उनकी ग्रेडिंग अगर ऊपर हो जाए तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आती है। मैं बार बार जो यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि हमारी जब मईशत तरक्की करेगी तो तभी इस मुल्क के मसाइल हल होने हैं। हम करप्शन रोक के मईशत को कभी भी तरक्की नहीं दे सकते। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत अगर आप इस्लामी तारीख़ में भी शुरू में भी चले जाएँ ना, तो तब भी ये करप्शन की और अकरबा परवरी की जो इल्ज़ामात थे वो बड़े बड़े लोगों पे लगते रहे हैं। इसलिए इस डिटेल में ना जाएं। परफॉर्मेंस, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अपनी हुकूमतों को टेस्ट करती हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस के बाद आप ज़ाहिर है आप बेहतर से बेहतर की तलाश में हर बंदा रहता है। आप भी अच्छी लीडरशिप लाते जाएंगे, इलेक्शन होते जाएंगे मुसलसल। तो ठीक है जी, कारकर्दगी की बुनियाद पर टेस्ट होना चाहिए लीडरशिप का। सर साहब आपकी जानिब आएंगे, ये जो इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ है और इसमें एक बात अहम माशी फैसलों की जो यहाँ पर भी बात जवाज़ दिया जा रहा है, क्या शहबाज हुकूमत मज़ीद गैर मकबूल माशी फैसलों से बचने के लिए करके जाना चाह रही है या वाकई ऐसी ज़रूरत है और फिर क्या ये दुरुस्त नज़ीर रहेगी? देखें, बात यह कि निगरान हुकूमत को, जो मुंतखब हुकूमत जितने इख्तियारात की बात है ना, वो इन हालात में तो मुझे बिल्कुल दुरुस्त लगती है। क्योंकि निगरान हुकूमत ने जब वक्ती मुंतखब हुकूमत जितने ही गुजारने, अच्छा, तो फिर उसको इख्तियारात तो मिलने चाहिए। तो इलेक्शन ही बहुत दूर ले गए हैं। मैं तो एक बहुत अरसे से आपको कह रहा हूँ कि मुझे तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मुझे तो आने वाली जो निगरान हुकूमत है वो एक लंबे अरसे के लिए हुकूमत करती नज़र आ रही है। तो फिर यही हुकूमत भी एक्सटेंशन कर सकती थी। ये भी एक वक्त में डिस्कशन रही है, एक साल। देखें, अगर इस मुल्क के अंदर एक ख़ानदान के तमाम केसेस 14 माह के अंदर ख़त्म हो सकते हैं और ऐसे लोग जो कल तक अदालतों को मतलूब थे और आज वो हुकूमत के अहम ओहदेदार हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। खैर इतना को पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक निगरान हुकूमत, मिसाल के तौर पर पंजाब की हुकूमत, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए आई हो और उसके बाद वो इलेक्शन भूल के एक मुंतखब हुकूमत की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आइन कानून ये सब ये ताकतवरों के आगे एक बांदी है जो जब चाहे उनके कोठे पे नाच सकती है। दूसरी तरफ एक सिविल जज के हाथों ज़ख्मी तबाह हाल बच्ची जो है वो इंसाफ के लिए चीखते चीखते मर जाएगी, उसे नहीं मिलेगा। लिहाजा ये ताकतवरों का और डाडों का मुल्क है। इसमें आइन उनकी ज़रूरत के मुताबिक जब चाहते हैं आइन ज़िंदा हो जाता है और जब चाहते हैं कहते हैं फ़ौत हो जा, आइन फ़ौत हो जाता है। और यही इस मुल्क के अंदर आप देख लें आप कि आप जो ये जिस सवाल में हमारा रोना है कि ये जो निगरान हुकूमत है, अगर मुंतखब हुकूमत हो जितना ही मैंडेट और इख्तियारात लेके आएंगे तो फिर क्या फ़र्क रह गया दोनों के अंदर? ये उम्मीद कर लें कि ये शायद आएंगे तो कुछ सब्सिडीज खत्म कर दें, बिजली के बिल कम कर दें। इफ्तिखार साहब की जो एक बात में वजन है और वो हसन भाई ने भी उस कि IMF इन्हें एक शेल्टर दे रहा है, जिससे मुझे ये मेरी बात में मज़ीद तकवीत पैदा हो रही है कि IMF ये चाहती है कि पहले हम अपने माली मामलात को बेहतर कर लें और जो भी है वो एक बेहतर फैसले कर सके, उसके बाद इलेक्शन भी खेल लेंगे। इलेक्शन क्या है, पाकिस्तान 1947 से इलेक्शन खेल रहा है और उस खेलने के नतीजे में जो तबाहियां फिरी हैं वो भी आपके सामने ही है। ठीक है जी, मेहमानों की राय आपके सामने रही। प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।